मेरे प्रिय मित्रों, आइए 19 नवंबर 2020 भूमंच ज्योतिष पाठशाला स्वाध्याय दिवस 68वां संस्कृत साहित्य का 25वां संग्रह प्रौद्योगिकी का 27वां दिवस में आइए प्रवेश करें। पाठशाला के दो भाग होते हैं, ये हम जानते हैं। पहला पाठ्यचर्या प्रश्नोत्तर चर्चा, दूसरा पाठ्यक्रम पाठों पर चर्चा पाठ्य चर्चा। उससे पहले कोई भी कार्य दिन में होता है। सूर्योदय 6:39, 6:39, 40, 21, 21, 31, 32, 33 मिनट करीब हो चुके हैं। आधे घंटे से ऊपर हो चुका है सूर्य को पधारे हुए। सूर्योदय हुआ स्थान भारतीय मानक समय के हिसाब से सूर्योदय होता है 6:51 में, लेकिन स्थानीय समय के हिसाब से 6:39 में, यानी कि 6:39 और 6:51 में 12 मिनट का क्या है, अंतराल है। ये मानक समय होता है, ये स्थानीय समय में ये अंतराल है। और सूर्य उदय के बाद अस्त होगा कितने बजे होगा, 17:15 में अस्त होगा। ये स्थानीय समय के हिसाब से है। और वैसे ही अस्त होगा 17:22 में। यहाँ पर कितने मिनट का अंतर है, 7 मिनट का अंतराल है। 6:39 स्थानीय समय के हिसाब से, उसमें अगर 12 को जोड़ते हैं तो 6:51 क्या आता है, भारतीय मानक समय। तो यहाँ पर कितना अंतराल है, 12 मिनट का अंतराल है। और अस्त जब होगा स्थानीय समय के हिसाब से 17:15 में होगा। अगर उसमें 7 को जोड़ते हैं तो 17:22 में क्या होगा, भारतीय मानक समय के हिसाब से क्या होगा, सूर्य अस्त होगा। तो ये हमें ख्याल रखना है। और जब सूर्योदय और सूर्य अस्त के बीच का जो अंतराल होता है उसको हम क्या कहते हैं, दिनमान। और जैसे सूर्य अस्त यहाँ पर 17:16 में हो गया, अगले दूसरे दिन तक जो होगा वो रात्रिमान कहलाता है। ये हमें समझना चाहिए। तो ये स्थानीय और मानक समय क्या है, भेद है। और वैसे एक्चुअल समय जो स्थानीय समय अभी अगर हम करें, ये दोनों क्या है, मानक समय है। एक स्थानीय मानक समय है, एक है भारतीय मानक समय, एक स्थानीय मानक समय है। लेकिन एक्चुअल जो वास्तविक समय क्या है, करीब आधे घंटे करीब हो चुका है। तो दिन, ये हम कहने का मतलब है कि सूर्य को पधारे हुए आधे घंटे से ऊपर हो चुका है। तो ये है एक्चुअल क्या है, स्थानीय समय। स्थानीय मानक समय नहीं, स्थानीय समय है। तो आधे घंटे से ऊपर हो चुका है। तो आइए हम भी आप आगे अपनी यात्रा में आज दिन का अगले दिन की यात्रा करें और नए कुछ कार्य करें। तो वही अपना हम स्वाध्याय की ओर आइए प्रवेश करें। संगणक प्रौद्योगिकी जो है, इसमें हम कल हमने समझने का प्रयास किया। 7 बिंदु पर हमने बात की थी। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को हम समझने का प्रयास यहाँ पर कर रहे हैं। सूचना संचार प्रौद्योगिकी को समझने का हम प्रयास कर रहे हैं। प्रौद्योगिकी को समझने का प्रयास हम पाठशाला के पहले भाग में समझने का प्रयास हम कर रहे हैं। इसको संक्षिप्त में ICT कहते हैं। ICT कहते हैं। आज कल हमने क्या समझा था, कल हमने सबसे पहले ICT से हम परिचय हुए पहले बिंदु पर। दूसरे बिंदु पर हमने समझा कि इसका इंपोर्टेंस महत्व क्या है एजुकेशन फील्ड में, दूसरे बिंदु में। उसके बाद हमने कहा था कि इसके 4 वर्तमान शिक्षा प्रणाली के हिसाब से इसके क्या हैं, 4 स्तर हैं, 4 लेवल हैं, उसको हमने समझा। उसके बाद हमने समझा कि 2 मित्र क्रॉस और एडम के अनुसार शिक्षा क्षेत्र में इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT का क्या औचित्य है, रेशनल है, ये हम समझने का प्रयास हमने ये बिंदु अगले बिंदु में ये किया था। उसके बाद हमने बेनिफिट से कहा था, इसके क्या बेनिफिट्स हैं शिक्षा क्षेत्र में। तो ये बेनिफिट्स को हमने समझने का प्रयास किया। इसके अंदर हमने कहा था कि उच्चतर शिक्षा में ICT का उपयोग करने के लिए हमें
कुछ उद्देश्य होते हैं, वो 5 उद्देश्य थे। सबसे पहला उद्देश्य था ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से शिक्षा को अधिगम बनाना, मतलब सीखने योग्य बनाना। अधिगम मतलब होता है लर्निंग। दूसरा दूर दराज के क्षेत्र में शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार करना, प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा के प्रति जागरूक करना। प्रत्येक व्यक्ति को क्या करना है, शिक्षा अनिवार्य रूप से प्राथमिक जो चरण है उसमें देना चाहिए। उम्र होता है, अगर 100 उम्र कहते हैं, 100 उम्र की अगर आयु होती है तो 25 वर्ष क्या है शिक्षा के लिए, और वो 25 ठीक आगे 3 भाग जो हैं वहां पर निर्भर करेगा। उसकी बुनियाद क्या है, 25 साल में उम्र का अगर माने 100 वर्ष की पूर्ण आयु। तो इसलिए शिक्षा दूर जा, प्रत्येक हर एक कोने में क्या जानी, शिक्षा का गुणवत्ता में जानी चाहिए। और वहां गुणवत्ता, वहां प्रत्येक जगह पर पहुंचने के लिए क्या है, कैसे पहुंचेगी, उसके लिए टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमें पहुंचना उसके साथ शायद उसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, उसके माध्यम से जाना पड़ेगा। उसके बाद तीसरा बिंदु है उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रणालियों, प्रक्रियाओं और नियमों के अनुपालन में पारदर्शिता को बढ़ाना। चौथा बिंदु है सीखने की प्रक्रिया में छात्रों की भागीदारी को बढ़ाना। 5वां है छात्रों के व्यवहार ग्रहण शक्ति का विश्लेषण, छात्रों को रोजगार के लिए अधिक अवसर प्रदान करना। ये 5 उद्देश्य हैं उच्च शिक्षा में इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की। तो हमें बेनिफिट्स को समझने का प्रयास किया था। 6 बेनिफिट्स को हमने समझे। उसके बाद हमने इसके टाइप्स को हमने समझा था। हमने कहा था टाइम के आधार पर, समय के आधार पर, मीडिया सुर्खियों के आधार पर, उपयोग के आधार पर, यूजेस के आधार पर हमने समझने का प्रयास किया था। उसके बाद फिर आगे हम बढ़े, सूचना प्रौद्योगिकी के कुछ मुख्य घटक कंपोनेंट्स थे, उनको हमने समझने का प्रयास किया। उसके बाद अंतिम बिंदु जो 7वां बिंदु था वो था आईसीटीसी की सीमाएं, लिमिटेशन क्या थी, ये हमने समझने का प्रयास कल की पाठशाला में किया था। आज इसी पाठशाला को आगे आइए बढ़ाएं। आज कुछ पहले जानकारी होंगी। पहले चरण में 10 तथ्यों पर हम पहले से कुछ इंफॉर्मेशन को जानकारी उसको समझेंगे। उसके बाद द्वितीय चरण में संगणक अर्थात कंप्यूटर क्या होता है इसको समझेंगे, उससे परिचय होंगे। तीसरे चरण में संगणक की विशेषता क्या होती है, फीचर्स क्या होता है, उसको समझने का प्रयास। चौथे चरण में संगणक की पीढ़ियां क्या हैं, पीढ़ी के बारे में समझने का प्रयास, जनरेशन के बारे में हम समझेंगे। और ये संगणक की जो पीढ़ियां हैं उन पीढ़ियों के अंतर्गत हम 5 पीढ़ियों को समझेंगे। पहली जो पीढ़ी है उसको बोलेंगे, वो जो पहली पीढ़ी जो है प्रारंभ होती है 1945 से 1956 के बीच पहली पीढ़ी। दूसरी पीढ़ी 1956 से 1963, तीसरी पीढ़ी 1964 से 1971, चौथी पीढ़ी 1971 से अभी तक चल रही है, और 5वीं पीढ़ी अभी से और आगे की जो आएगा वो समय जो आएगा उस पीढ़ी में 5वीं पीढ़ी कहलाएगी। तो ये हम 4 चरणों पर आज की इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पर चर्चा करेंगे। 5 वैसे 4 चरण, और वैसे अगर इसको 5 इनको मिला के अगर कहें तो 5 बिंदु हो सकते हैं, 5 बिंदु होते हैं, मुख्य 4 चरण हैं। तो आइए पहले सूचना को 10 बिंदुओं पर, उसके बाद फिर आगे मुख्य 3 चरण जो रहेंगे उनको समझेंगे। नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम इसरो। आपने नाम सुना होगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसको संक्षिप्त में इसरो कहते हैं। आई से इंडियन होता है, एस से स्पेस होता है, आर से रिसर्च होता है, ओ से ऑर्गेनाइजेशन होता है। अंतरिक्ष आयोग के अधीन कार्यरत इसरो भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का महत्वपूर्ण अंग है, जिसका मुख्य कार्य अंतरिक्ष अनुसंधान और विकास पर कार्य करना है। इसका मुख्यालय कहाँ है, बेंगलुरु में है। इसका गठन कब हुआ था, 15 अगस्त 1969 को भारतीय राष्ट्रीय अनुसंधान समिति के पुनर्गठन करके किया गया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 2 प्रमुख अंतरिक्ष प्रणाली की स्थापना की। पहली है भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली, इंडियन नेशनल सैटेलाइट्स, जो कि संचार के लिए भू स्थित उपग्रहों पर आधारित है। भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली
एक बहुउद्देश्य प्रणाली है। इसका उपयोग घरेलू दूरसंचार, मौसम की जानकारी, आंकड़ों के संप्रेषण, दूरदर्शन के सीधे राष्ट्रव्यापी प्रसारण और आकाशवाणी और दूरदर्शन के कार्यक्रम को देश भर में प्रसारित करने में किया जाता है। यह अंतरिक्ष विभाग, दूरसंचार विभाग, भारतीय मौसम विभाग, आकाशवाणी तथा दूरदर्शन को संयुक्त उद्यम है। आकाशवाणी, आकाश किसे कहते हैं और वाणी क्या है? आकाश वाणी, इस शब्द से आप क्या समझते हैं? गौर करना, चिंतन करना, आकाशवाणी मतलब क्या होता है। और दूरदर्शन, जो दूर का भी जो हमें दर्शन कराए वो दूरदर्शन क्या है? संयुक्त उद्यम है। अगले, इनसेट कार्यक्रम की व्यवस्था और संचालन की जिम्मेदारी अंतरिक्ष विभाग की है। इनसेट श्रृंखला के उपग्रहों की सहायता से दूरदर्शन के राष्ट्रीय नेटवर्क पर विश्वविद्यालय स्तरीय शैक्षणिक कार्यक्रमों की शुरुआत की गई। दूसरी प्रणाली है भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स की श्रृंखला, जिससे हम क्या करते हैं? संसाधनों की निगरानी करते हैं। तो ये दो क्या थी? प्रणाली थी। पहली प्रणाली थी भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली, दूसरी प्रणाली थी भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रहों। तो दो प्रणाली है। अगला बिंदु है ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान। यह एक 4 चरणों वाली ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान है, जिसके प्रथम और तृतीय चरण में ठोस प्रदोणक व द्वितीय और चतुर्थ चरण में ध्रुव प्रदोणक का प्रयोग किया जाता है। यह 44 मीटर ऊंचा व 283 टन वजन का पूर्णतः स्वदेशी प्रौद्योगिकी पर आधारित है। इससे IRS श्रृंखला के 1200 किलोग्राम तक उपग्रह को 900 किलोग्राम की ध्रुवीय सूर्य समकालीन कक्षा में स्थापित किया जाता है। अगला बिंदु है भू-स्थित उपग्रह प्रक्षेपण यान। यह भूतुल्यकालीन प्रक्षेपण यान है, जिससे इनसेट श्रृंखला के सभी उपग्रहों को पृथ्वी से 3600 किलोमीटर की ऊंचाई पर किया जाता है, स्थित भू समकालीन कक्षा में स्थापित किया जाता है 3600 किलोमीटर। यह शक्तिशाली 3 चरण वाला प्रक्षेपण यान है, जो 49.1 मीटर लंबा 5401 टन का है, जिसके प्रथम चरण में ठोस, द्वितीय चरण में द्रव, तृतीय चरण में क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किया जाता है। अगला बिंदु है आदर्श प्रक्षेपण स्थल। यह सुरक्षा के दृष्टिकोण से सागर तट के समीप कम आबादी वाले क्षेत्रों के निकट होना चाहिए तथा ईंधन की खपत कम हो। इसके लिए भूमध्य रेखा के समीप होना चाहिए, जिससे कि भू समकालीन कक्षा में आसानी से उपग्रह को प्रवेश कराया जा सके। भारत के प्रक्षेपण केंद्र भी श्रीहरिकोटा, बालासोर, इनवहीलर द्वीप है। अगला बिंदु आता है क्रायोजेनिक तकनीक। क्रायो यूनानी शब्द क्रायोस से बना है, जिसका अर्थ होता है बर्फ जैसा ठंडा। क्रायोजेनिक तकनीक को तुषारजनिक या प्राशीतनी या निम्न तापिका कहते हैं, जिसका तापमान -0 से -0 डिग्री से -150 डिग्री सेल्सियस होता है। क्रायोजेनिक तकनीक का मुख्य प्रयोग रॉकेट्स में किया जाता है, जहां ईंधनों को क्रायोजेनिक तकनीक से तरल अवस्था में प्राप्त कर लिया जाता है, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है। अगले कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, टर्म्स हैं, आइए इसको समझें। एलिमेंट्स को समझें, तथ्य को समझें, टर्म्स को समझें या एलिमेंट को समझें। सम अदर्स इंपोर्टेंट एलिमेंट्स। पहली बात, वायरलेस संचार के लिए ट्रांसपोर्टर का प्रयोग किया जाता है, जो कि संकेतों अर्थात सिग्नल्स को ग्रहण करता है और अपनी प्रतिक्रिया रिस्पॉन्ड देता है। दूसरी बात है, भारत का पहला एडुसेट GSAT-3 वर्ष 2004 में आरंभ किया गया। तीसरा एलिमेंट्स है KU बैंडविड्थ
12 से 18 गीगाहर्ट्ज ज्यादातर टीवी और वीसेट से संबंधित उपग्रह प्रणाली के लिए प्रयोग किया जाता है। चौथी बात कि ये बैंडविड्थ 26.5 से 40 गीगाहर्ट्ज हाई डेफिनिशन HD। HD का मतलब क्या होता है? कहते हैं ना पूरी वीडियो फिर HD है, तो HD का मतलब होता है हाई और D का मतलब होता है डेफिनिशन। उपग्रहों में प्रयोग किया जाता है। अगला आता है 5वां D, बैंड उच्चतम बैंडविड्थ है और L बैंड सबसे कम बैंडविड्थ है। छठी बात, भारत के पहले चंद्र अभियान चंद्रयान पहला को वर्ष 2003 में शुरू किया गया था। अगला आता है 7वीं बात है, 7वां एलिमेंट से तथ्य है मौसम उपग्रह METSAT फर्स्ट और सेकंड, पहला और दूसरों को कल्पना चावला ने नामित किया था और कल्पना पहला कल्पना दूसरा आदि ऐसा इसका नाम दिया है मौसम उपग्रह के लिए। अगली बात आती है टेलीविजन टीवी मानक स्टैंडर्ड मानक। इससे संबंधित शब्दावली का प्रयोग उपग्रह संप्रेषण में किया जाता है। 3 वीडियो फॉर्मेट्स सिग्नल से एक दूसरे के साथ असंगत हैं। पूरे विश्व में टेलीविजन संकेतों को उसके 3 मानक हैं। पहला मानक है PAL, दूसरा है NTSC, तीसरा है SECAM। कुछ बिंदु हैं। पहला बिंदु है फेज, वो उन 3 बिंदु को यहाँ पर बता रहे हैं विस्तार से। जो PAL कह रहे थे, तो पेल का जो पाल जो है उसको कहते हैं फेज अंटरनेटिंग लाइन, PAL। इसमें क्या होता है, इस वीडियो संकेत मानक का प्रयोग पश्चिमी यूरोप, चीन, भारत, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अमेरिका में किया जाता है। यह एनालॉग संकेत के रूप में है तथा इसकी बैंडविड्थ जो है ज्यादा होने के कारण तस्वीर की गुणवत्ता बेहतर होती है। दूसरा है नेशनल टेलीविजन सिस्टम समिति, जिसको हम NTSC कहते हैं, NTSC कहते हैं। यह मुख्य रूप से उत्तरी अमेरिकी देशों, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और जापान में प्रयोग किया जाता है। पहला रंगीन टीवी प्रसारण भी इनके माध्यम से था। ख्याल रखना चाहिए, पहले रंग वाइट सफेद में देखते थे, बाद में रंगीन। वो कैसे हुआ? वो इसी के माध्यम से हुआ है। अगला तीसरा बिंदु है अनुक्रमिक युगल एवेक मेमोरी, SECAM। इसका मुख्य रूप से प्रयोग फ्रांस और दूसरे पश्चिमी देशों में होता है। यह PAL जितनी बैंडविड्थ की प्रयोग करता है की तरह ही क्या करता है, प्रयोग करता है, लेकिन रंगीन सूचना को क्रमिक रूप से संचारित करता है। अगला बिंदु है पत्र सूचना कार्यालय इलेक्ट्रॉनिक्स ऑनलाइन मीडिया को सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों, संबंधी प्रयासों और उपलब्धियों की जानकारी संप्रेषित करने वाली भारत की केंद्रीय एजेंसी है। अगला बिंदु है प्रसार भारती भारत की एक सार्वजनिक प्रसारण संस्था है। इसमें मुख्य रूप से दूरदर्शन और आकाशवाणी शामिल हैं। प्रसार भारती का गठन 23 नवंबर 1997 प्रसारण संबंधी मुद्दों पर सरकारी प्रसारण संस्थाओं को स्वायत्तता देने के मुद्दे पर संसद में काफी बहस के बाद किया गया। संसद ने इस संबंध में 1990 में एक अधिनियम पारित किया, लेकिन इसे अंततः 15 सितंबर 1997 में लागू किया गया। अगला आता है दूरदर्शन टेलीविजन। दूरदर्शन का प्रयोगात्मक प्रसारण दिल्ली में एक छोटे ट्रांसमीटर और अस्थायी स्टूडियो से सितंबर 1959 में प्रारंभ किया। नियमित दैनिक रूप से संचालन 1965 में शुरू कर दिया गया। इस सेवा को 1972 में बंबई के लिए बढ़ा दिया गया। वर्ष 1975 तक केवल 7 शहरों को टीवी द्वारा कवर किया गया। वर्ष 1976 में टीवी को रेडियो से पृथक कर दिया गया। राष्ट्रीय कार्यक्रम को 1982 में प्रारंभ किया गया। अगला आता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, FM।
फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन क्या होता है, इसको शॉर्ट फॉर्म में संक्षिप्त में FM कहते हैं। अर्थात फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन FM की ध्वनि अत्यंत स्पष्ट होती है तथा संगीत सुनने में भी आनंद आता है। FM लगभग 55 से 65 किलोमीटर के क्षेत्र में ही सुना जा सकता है। FM के कार्यक्रम सुनने के लिए अलग से FM बैंड वाले ट्रांजिस्टर की आवश्यकता होती है। FM की फ्रीक्वेंसी 88 से 108 मेगाहर्ट्ज होती है। कुछ लाभ होते हैं, उच्च क्वालिटी का प्रसारण होता है, मनोरंजन प्रधान होता है, कम शक्ति से ट्रांसमीटर का उपयोग होता है, कम इंटरफेरेंस होता है और अच्छा सिग्नल देता है। भारत ने सन 1993 में फ्रीक्वेंसी मॉडल रेडियो की शुरुआत की। 2001 में भारत में पहला निजी FM चैनल है रेडियो सिटी स्टार समूह, रेडियो मिर्ची टाइम्स समूह, रेड FM, बिग FM। भारत में मुख्य समाचार जो अभिकरण है उसको समझें। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI। अगला है यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया, जिसको UNI कहते हैं। तीसरा है भारतीय प्रेस परिषद PCI। अगला क्रम आता है, आइए ये तो कुछ जानकारी थी, अब आप प्रवेश करते हैं कंप्यूटर को समझिए। दूसरा चरण है संगणक। कंप्यूटर क्या है इसको समझें, आइए। कंप्यूटर संगणक एक विद्युत चलित यंत्र है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, ये हमें ख्याल रखना चाहिए। कंप्यूटर एक क्या है, विद्युत चलित क्या है, यंत्र है, डिवाइस है, उपकरण है, जो क्या करता है, जो उपयोगकर्ता द्वारा उपलब्ध की हुई जानकारी जैसे मतलब डेटा का दिए गए निर्देशानुसार क्या करता है, प्रसंस्करण अर्थात प्रोसेस करता है। कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी के कम्यूट शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है गणना, इसलिए इसे गणक यंत्र या संगणक कहते हैं। यह गणितीय प्रश्नों को हल करने में सक्षम है। रेलवे आरक्षण आवेदन करना, मौसम की जानकारी, टिकट जारी करना, छायाचित्र चलचित्र संपादित करना, संगीत बजाने जैसे अनेक कार्य में इसका प्रयोग किया जाता है। मौसम की जानकारी, पुस्तकों का मुद्रण करना, ये भी क्या है, कंप्यूटर के माध्यम से संगणक या गणक यंत्र द्वारा किया जाता है। कंप्यूटर कई हार्डवेयर अर्थात पुर्जों, हार्डवेयर मतलब क्या होता है, पुर्जा होता है, पुर्जे कहते हैं पुर्जा, तो पुर्जे और सॉफ्टवेयर इन दोनों के परस्पर समन्वय तालमेल से बनता है। ऐसा कहना अति संयुक्ति नहीं होगा। अगर हार्डवेयर कंप्यूटर की काया तो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर की मस्तिष्क की तरह कार्य करता है, दोनों का तालमेल होता है। तो कह रहे हैं कि अतिशयोक्ति नहीं है। हार्डवेयर कंप्यूटर का शरीर है, बाहर का आवरण है हार्डवेयर कंप्यूटर का, और सॉफ्टवेयर क्या है, उसके अंतस में जैसे मन है या मस्तिष्क कहें, ऐसा उसका क्या है, सॉफ्टवेयर है। तो सॉफ्टवेयर में कहते हैं, हमने कहा ना दो भाग होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। जैसे क्या है, छड़ी क्या है, हार्डवेयर है, तो उसको जो बाहर जो कंप्यूटर का जो बाहर का जो बॉडी जो आवरण होगा उसको हम कहेंगे हार्डवेयर, और अंतस में जिसको जो हम जैसे हमारा मस्तिष्क से हमारा काम करता है, ऐसे उसका मस्तिष्क जो है वो क्या है, सॉफ्टवेयर है। विद्युत कंप्यूटर में आत्मा का संचार करती है। कंप्यूटर का उपयोग इंसानों द्वारा इच्छित कार्यों को सरलता से, सटीकता से व जल्दी से करने के लिए किया जाता है। इसलिए उपयोगकर्ता यूजर्स को कंप्यूटर का गणक यंत्र का एक अभिन्न अंग जो है माना जाता है। अगला है कि इसकी विशेषताएं क्या हैं, इसके फीचर्स क्या हैं, आइए इसको समझे। अगला है तीसरा चरण है संगणक की विशेषताएं, फीचर्स क्या है। प्रत्येक कंप्यूटर की कुछ सामान्य विशेषताएं होती हैं। कंप्यूटर अर्थात गणक यंत्र या संगणक केवल गणना करने वाली मशीन नहीं है, यह कई प्रकार के जटिल कार्य करने में सक्षम है। कंप्यूटर के दो भाग होते हैं, टू टाइप्स होते हैं। पहला हमने कहा हार्डवेयर होता है, और हार्डवेयर मतलब जैसे बाहर का जो उसका आवरण है उसको हार्डवेयर कहेंगे, और दूसरा होता है सॉफ्टवेयर, उसके अंतर जैसा मस्तिष्क जैसे हमारा है ऐसे उसका मस्तिष्क जो है वो सॉफ्टवेयर कहलाता है। सॉफ्ट का मतलब ही वही होता है, हार्ड का मतलब ही वही होता है, हार्ड कठोर, और सॉफ्ट में होता है मुलायम।
वेयर मतलब अंदर की बात हो रही है, तो वेयर हो रहा है मतलब उपकरण की बात हो रही है। हार्ड और सॉफ्ट दो चीज हो सकते हैं भाई। जैसे कोई कड़क आवाज से बोलता बड़ा हार्ड बोलता है कह सकते हैं, या कोई मधुर आवाज से बोलता क्या मधुर क्या सॉफ्ट बोलता है, वाह जी वाह। लेकिन वेयर का मतलब यहाँ पर ये होता है कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, उपकरण यंत्र अर्थात पदार्थ की बात कर रहे हैं। तो वेयर मतलब ये दिखाता है कि क्या हम पदार्थ की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, पदार्थ की बात कर रहे हैं। लेकिन हार्ड और सॉफ्ट मतलब तो अलग भी हो सकता है। कोई अगर बात करता है बड़ी कठोर आवाज से बात करता है, हम क्या हार्ड है यार, कैसा इसका पत्थर कैसा, हम कहते हैं पत्थर कैसा दिल है तो हार्ड, और सॉफ्ट कहते हैं क्या हार्ड है यार, क्या हृदय है इसका मुलायम सॉफ्ट है। तो सॉफ्ट के लिए हम हृदय के लिए उपयोग करते हैं, हार्ड हमारे मस्तिष्क के लिए करते हैं। जो मस्तिष्क में केंद्रित होगा वो हार्ड वाला बड़ा कड़क बोलने वाला होगा, और जो हृदय वाला होगा वो सॉफ्ट होगा मुलायम होगा। तो वही है वेयर मतलब यहाँ पर पदार्थ की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर नाम दिया है। वेयर का मतलब ये होता है कि उपकरण अर्थात पदार्थ अर्थात मैटर अर्थात द्रव्य। हार्डवेयर कंप्यूटर का भौतिक भाग है, वही हमने बात की। भौतिक भाग मतलब जो बाहर का आवरण है उसकी बात करते हैं। जैसे कीबोर्ड होता है, माउस होता है, मॉनिटर होता है, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेस यूनिट होता है, प्रिंटर होता है और प्रोजेक्टर होता है। ये क्या है, इसके भौतिक भाग अर्थात बाह्य आवरण के अंतर्गत कंप्यूटर का दो भाग में पहला आता है हार्डवेयर। ये हार्डवेयर के अंतर्गत ये बताया। अगला आता है सॉफ्टवेयर। उसके अंदर हमने बता दिया कि जो हम छू नहीं पाते, जिसको हम छू नहीं सकते हैं वो सॉफ्टवेयर कहलाता है। जैसे मन को हम छू नहीं सकते हैं, या छू सकते हैं, नहीं छू सकते, ऐसे उसको हम छू नहीं सकते हैं, लेकिन है इतना पता है। विशेषताएं क्या हैं, विशेषताएं पहली 7 विशेषताएं हैं। पहली विशेषता है बाइनरी सिस्टम पर आधारित होती है, बिट और बाइनरी जो है अंक, बाइनरी 2 0 और 1 को बाइनरी कहते हैं। तो इसकी विशेषता पहली विशेषता यह है बाइनरी सिस्टम पर आधारित है। बिट की संख्या जिसे कंप्यूटर एक समय में क्रियान्वित करता है उसको वर्ड लेंथ कहा जाता है। वर्ड लेंथ के द्वारा कंप्यूटर की शक्ति मापी जाती है, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता है तीव्रता। गणक यंत्र या जिसे संगणक कहें या किसी आंग्ल भाषा में कंप्यूटर कहते हैं, कंप्यूटर बहुत तेज गति से गणना करता है। माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो का मतलब होता है छोटा, और मैक्रो और माइक्रो। माइक्रो मतलब होता है सूक्ष्म। सूक्ष्म गणक यंत्र जिसको माइक्रो कंप्यूटर कहें मिलियन गणना प्रति सेकंड क्रियान्वित करता है। दूसरी इसकी विशेषता तीव्रता पर है। तीसरी इसकी विशेषता है संग्रह स्मृति, संग्रह करने की स्मृति। कंप्यूटर अर्थात संगणक या गणक यंत्र की अपनी मुख्य और सहायक स्मृति होती है, मेमोरी होती है, जो कि कंप्यूटर को आंकड़ों को संचित करने में सहायता करती है। चौथी बात है शुद्धता। कंप्यूटर बहुत ही शुद्ध मशीन है, यह जटिल से जटिल गणनाएं बिना किसी त्रुटि के करता है। पांचवी है वैविध्यपूर्ण। कंप्यूटर एक क्या है, वैविध्यपूर्ण मशीन है। यह सामान्य गणनाओं से लेकर जटिल से जटिल गणनाएं करने में सक्षम है। मिसाइल हो गया, उपग्रह हो गया, मौसम की जानकारी देने वाला यंत्र, सब का संचालन इन्हीं के द्वारा किया जाता है। कंप्यूटर लगभग सभी कार्यों को कर सकता है। कंप्यूटर की आपस में वार्तालाप करने की क्षमता ने आज इंटरनेट को जन्म दिया है। विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क जो है वह इंटरनेट है। सबसे बड़ा जोड़ जो है वह क्या है, नेटवर्क है। पांचवी के बाद छठी विशेषता आती है बहुप्रक्रम, मल्टी प्रोसेसिंग। कंप्यूटर एक समय में एक से अधिक कार्य करने में सक्षम होता है। सातवीं विशेषता आती है परिश्रमशीलता। परिश्रमशीलता का मतलब होता है बिना किसी रुकावट के कार्य करना। कंप्यूटर हर कार्य हर बार बहुत ही शुद्धता और यथार्थता से करता है, तो ये कभी थकता नहीं है क्योंकि मशीन है। अगले आते हैं इसकी पीढ़ियां क्या होती है कंप्यूटर के जनरेशन को, आइए समझे। अगला बिंदु है, चौथा चरण है संगणक की विशेषताएं। जनरेशन जो है पीढ़ी जो है उसको समझे। पहली पीढ़ी आती है, उससे पहले कुछ बात समझे। कंप्यूटर जो है, गणक यंत्र जो है वास्तव में एक आश्चर्यजनक क्या है, मशीन है, मतलब उपकरण है। गणक यंत्र कंप्यूटर अर्थात को विभिन्न पीढ़ियों में वर्गीकृत किया जाता है। समय अवधि के अनुसार कंप्यूटर का वर्गीकरण निम्न ढंग से हमने किया है। पहला आता है, प्रथम पीढ़ी है कंप्यूटर 1945 से 1956, पहली फर्स्ट जनरेशन। सन 1946 में
पेनिसिल्वेनिया विश्वविद्यालय की प्रोफेसर इकर्ट और जॉन ने प्रथम डिजिटल कंप्यूटर का क्या करा, निर्माण किया। इसमें वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया। इस मशीन का नाम एनिएक संक्षिप्त में है। अगला आता है, इसको चलाने के लिए बहुत सारे विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब एनिक की जो कह रहे हैं ये क्या है, संक्षिप्त में शब्द है, इसका पूरा नाम क्या होता है ये आप खुद विचार करेंगे। अगला आता है, अगला बिंदु है दूसरी पीढ़ी 1956 से 1963 सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स। इसमें वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर का क्या करा, उपयोग किया। ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया, जिसके फलस्वरूप मशीन का आकार कम हो गया। दूसरी बात इसके अंतर्गत दूसरी बात है, यह कंप्यूटर अधिक ऊर्जा अर्थात दक्ष, एनर्जी इफिशिएंट, तीव्र एवं अधिक विश्वसनीय था। तीसरी बात है, कंप्यूटर गणक यंत्र या संगणक मशीन भाषा के स्थान पर प्रोग्रामिंग के लिए असेंबली भाषा का प्रयोग होने लगा, जिसमें कठिन बाइनरी कोड की जगह संक्षिप्त प्रोग्रामिंग कोड लिखे जाने लगे। ये दूसरी पीढ़ी की विशेषता। दूसरी पीढ़ी मतलब क्या क्या, मतलब एक पड़ाव, पीढ़ी मतलब होता है पड़ाव की, एक समय के बाद क्या क्या हुआ, तो पहले में ये था, फिर थोड़ा उसमें और विकास हुआ, फिर ये हुआ, फिर तीसरे भी विकास हो रहा है, फिर आगे होता रहेगा। ये पांचवी पीढ़ी नहीं, और भी आगे कितनी पीढ़ी हो सकती है। अगली आती तीसरी पीढ़ी आती है, थर्ड जनरेशन आती है। ट्रांजिस्टर के उपयोग से बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती थी, जो कि कंप्यूटर गणक यंत्र के आंतरिक अंगों के लिए हानिकारक थी। तो सन 1958 में जैक किलवे ने आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट्स का निर्माण किया, जिसे वैज्ञानिकों ने कंप्यूटर के एकाधिक मल्टीपल घटकों अर्थात कंपोनेंट्स को एक एकल चिप, सिंगल चिप पर समाहित किया। कार्ड, सिंगल मतलब एकल, चिप माने होता है कार्ड, एकल कार्ड, सिंगल चिप पर क्या करा, समाहित किया, जिसे सेमीकंडक्टर कहा गया। कंप्यूटर आकार में छोटा होता गया, जबकि गति और तीव्र होती गई। चौथी पीढ़ी है 1971 से भी वर्तमान तक चल रही है, फोर्थ जनरेशन। सन 1971 में बहुत अधिक मात्रा में सर्किट को एक एकल कार्ड सिंगल चिप्स पर समाहित किया गया। VSLI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसमें क्या होता है, ये दो चीजें हैं कि आविष्कार से प्रोसेसर मतलब करना प्रक्रिया, प्रोसेसर करना मतलब प्रक्रिया करना। आविष्कार से प्रोसेसर के आकार में कमी आई, जबकि प्रसंस्करण क्षमता में काफी वृद्धि हुई। वर्ष 1975 में प्रथम माइक्रो कंप्यूटर अल्टेरी 8000 प्रस्तुत किया गया। वर्ष 1991 में IBM ने पर्सनल कंप्यूटर प्रस्तुत किया, निजी गणक यंत्र, जिसको हम PC कहते हैं, पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं। तो ये पर्सनल कंप्यूटर PC की हम बात करते हैं, तो PC कब, 1981 में IBM ने PC पर्सनल कंप्यूटर व्यक्तिगत गणक यंत्र प्रस्तुत किया, जिसका उपयोग घर में, कार्यालय में, विद्यालय में होने लगा। चतुर्थ पीढ़ी के गणक यंत्र कंप्यूटर में लैपटॉप का भी निर्माण किया गया। तो लैपटॉप 1981 के बाद आया। आकार में ब्रीफ केस के समान था और पॉम टॉप का निर्माण किया गया, जिसे जेब में भी रखा जा सकता है जी। ये क्या है, फोर्थ पीढ़ी। अगली आती है पंचम पीढ़ी, पांचवी पीढ़ी है, फिफ्थ जनरेशन। पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर को परिभाषित करना कुछ कठिन होगा। ये वास्तविक जीवन के निकटतम कंप्यूटर होंगे, जो कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, कृत्रिम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से युक्त होंगे
आधुनिक टेक्नोलॉजी, नवीन तकनीकी एवं विज्ञान का उपयोग करके इसका निर्माण किया जाएगा, जिसमें एक एकल सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के स्थान पर समानांतर प्रोसेसिंग होगी, प्रक्रिया होगी तथा इसमें सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाएगा, जिनमें बिना किसी प्रतिरोध के, रेजिस्टेंस के, विद्युत प्रवाह के कारण सूचना प्रसंस्करण में अत्यधिक वृद्धि होगी। विद्युत प्रवाह मतलब इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो के कारण क्या होगा, सूचना इंफॉर्मेशन प्रसंस्करण में क्या होगी, अत्यधिक वृद्धि होगी। ये हमने समझने का प्रयास किया। तो ये बात हमने समझी। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत हमने पहले 10 तथ्यों को समझा, एलिमेंट्स को समझा, टर्म्स को समझा, उस पर हमने बातें की। उसके बाद द्वितीय चरण में हमने द्वितीय चरण में संगणक से हम थोड़ा परिचित हुए, थोड़ा उसको समझा, उसे कुछ जानकारी ली। उसके बाद तृतीय चरण था संगणक की विशेषताएं, फीचर्स क्या है। चौथा चरण था संगणक की पीढ़ियां क्या है, जनरेशन को हमने समझा। 5 जनरेशन होती है, हमने समझने का प्रयास किया। अब क्या है, यहीं पर आज की बात को हम पूर्ण करते हैं। पाठशाला के पहले भाग को विराम देते हैं। आइए पाठशाला के द्वितीय भाग की ओर आइए प्रवेश करें। अगले कल की पाठशाला में हम कंप्यूटर के कार्य प्रणाली क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम से क्या होता है, कंप्यूटर के कार्य, वर्किंग सिस्टम से क्या होता है, इसको समझेंगे। कंप्यूटर की इनपुट डिवाइसेस क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU क्या होता है, मेमोरी क्या है, सेंट्रल यूनिट क्या है, कंट्रोल यूनिट क्या है उसको, और रजिस्टर, मदरबोर्ड, बस, आउटपुट, कंप्यूटर मेमोरी, प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी में क्या अंतर है इसको समझेंगे। प्राइमरी मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, रोम को, रैम को समझने का प्रयास हम कल की पाठशाला में करेंगे। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम क्या है इसको हम समझने का प्रयास। समझ रहा तो कंप्यूटर की भाषा की ओर, कंप्यूटर लैंग्वेज की ओर भी प्रवेश करेंगे। अगर समझ नहीं रहा तो भी हम बात रैंडम एक्सेस मेमोरी पर ही बात को पूर्ण कर देंगे। अगर समझ रहा तो कंप्यूटर की भाषा पर भी हम बात करेंगे, उसकी लैंग्वेज क्या है तो बात करेंगे। अगर नहीं रहा तो यहीं पर बात करेंगे, पूर्ण कर लेंगे। कल रैंडम एक्सेस मेमोरी तक बात समझेंगे। रैम रोम अंतिम चरण रहेगा, अंतिम प्रकरण रहेगा। उसी पर क्या कल की पाठशाला को विराम देंगे। आज की पाठशाला को भी आइए विराम दें। उससे पहले एक जानकारी यहाँ पर आई थी। जानकारी ये थी कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था में भारतीय छात्रों का 7.6 अरब डॉलर का योगदान रहा। तो यहाँ पर एक बात हम समझें, 50 खरब डॉलर जो बराबर होता है 4000 खरब रुपए के बराबर। प्राइम मिनिस्टर यानी कि देश के जो हमारे मुख्य व्यक्ति हैं वो कहते हैं कि 2024 तक हमारा जो अर्थव्यवस्था होगी वो कितनी होगी, 400 लाख करोड़ के करीब हमारी होगी GDP, सकल घरेलू उत्पाद इतना होगा, जो भी वर्तमान में क्या है 200 लाख करोड़ के ऊपर है। और ये भी हाल ही में कोरोना में जो पैकेज दिया था वो 20 लाख करोड़ का दिया था, ये हमें ख्याल रहना चाहिए। तो यहाँ पर हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें क्या है, थोड़ा गणित आगे हमें करना है, तो ऐसे ही हमें समझना आना चाहिए कि इसको आप जैसे कहते हैं कि 4 लाख करोड़ रुपए की बात कर रहे हैं, इसमें कितने जीरो होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए इसको अंकों में लिखो, शब्दों में लिखो, कैसे लिखोगे, पूछ दें आपसे 4 लाख करोड़ रुपए या 50 खरब डॉलर कितने भारतीय रुपए के हिसाब से कितने के बराबर होता है। अगर यहाँ 50 खरब है तो यहाँ पर 4000 खरब है, दोनों जबकि इकाई खरब में है, लेकिन यहाँ पर 50 है, यहाँ पर 4000 है। ये अंतर क्यों है, ये भेद क्यों होता है? क्योंकि क्या है, एक डॉलर जो होता है वो 70 से ऊपर का के बराबर हो, 70 से ऊपर रुपए का बराबर से होता है, मतलब 74 करीब मान लें या 75 मान लें। हमने यहाँ पर राउंड फिगर में 70 लिया है, तो 70 से अगर इसको क्या करते हैं 7 गुणा अगर 5 करते हैं तो 3.5 इनकी 350 3500 आता है, जिसको राउंड फिगर में 4000 लिया, तो इसको हमने यहाँ से अनुमान से क्या कर लिया, इसको 4000 खरब रुपये ऐसे लिया। तो ये थोड़ा यहाँ पर क्या है, यहाँ और वहां में थोड़ा अंतर होता है।
तो अगर बात करें तो शून्य की 50 खरब डॉलर और 4000 खरब, 50,000 खरब बराबर 4000 खरब रुपये, 50 खरब डॉलर बराबर 4000 खरब रुपये। अगर उसको हम वैज्ञानिक पद्धति में लिखें तो 4 गुणा 10⁻14 रुपये होता है। और इसको बात में कितने शून्य आते हैं तो यहाँ पर देख लीजिए आप, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब। और उसके बाद फिर क्या आ जाएगा अगला, खरब भी ले रहे हैं तो खरब भी लेंगे, नहीं तो आगे फिर नील पर भी लेते हैं। लेकिन कोई गणना इतनी करते नहीं है, क्योंकि हम आमतौर पर इतनी गणना नहीं करते हैं। लेकिन आगे हाँ हमें अनुसंधान रिसर्च करना पड़ता है, वहां पर गणना के लिए हमें ये जानकारी होनी चाहिए। अब देखो इसी को ही हम क्या करेंगे 400 लाख करोड़ में, इसी को ही हम 4000 अरब में कैसे लाते इसको देखें। पहली बात, इकाई, दहाई, कुल मिला के कहने का मतलब कितने 14 जीरो होते हैं, 14 शून्य होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और आगे इसका क्या है, आगे 4 है तो 14 जीरो और आगे भी 4 है, तो इसलिए 4 गुणा 10⁻14 ऐसे वैज्ञानिक पद्धति में लिखा जाता है। अब इसी को ही हम लाख करोड़ में, इसी को ही हम खरब रुपए में कैसे लिखते हैं इसको भी समझ लें। इकाई, दहाई, सैकड़ा, ठीक हो गया, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। अब यहां से क्या हुआ, लाख हमने कह दिया क्योंकि यहां पर क्या है, लाख लिखा है। पीछे सबसे पहले पीछे शुरुआत करें, पीछे क्या लिखा है, करोड़ लिखा है, तो करोड़ तक हमें ले जाना होता है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख के बाद क्या आता है, फिर करोड़ में आता है, तो करोड़ क्या करेंगे, यहां से आगे करोड़ की या क्या हो रही यात्रा हो रही है। अगर अब आप यहां पर ये देखें, अगर मैंने यहां पर लिख दिया 400 लिख दिया, मैंने पीछे मैंने कुछ नहीं लिखा, खाली 400 लिख दिया, तो कुछ समझ में आएगा मेरे को 400 क्या है। 400 के पीछे कुछ लिखूंगा तब मेरे को पता लगेगा हाँ 400 कुछ है। अगर 400 रुपये पीछे लिखूंगा, हाँ 400 रुपये की बात हो रही है। तो इसलिए यहाँ पर ऐसे ही क्या होता है, यहाँ पर लाख की करोड़ की बात हो रही है तो करोड़ कह रहे हैं, तो करोड़ मतलब इसकी गिनती नहीं करेंगे, करोड़ यहां से इसको लेंगे, मतलब लाख वाले की गणना करेंगे। तो करोड़ मतलब क्या हुआ, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि 3 2 5 6 7, यानी कि 7 जीरो को हम करोड़ों में लेंगे, उसका आगे फिर करोड़ की गिनती आती है, करोड़ लेते हैं। लेकिन करोड़ को फिर क्या करेंगे, छोड़ देंगे, उसका फिर लाख का हम शुरू कर देंगे। और 400 लाख है तो यहाँ पर हमने क्या करा, 3 2 5 2 7 को छोड़ा, उसके बाद इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख हो चुका है और करोड़ में जा रहा है। अगर उसको देखें करोड़ में तो 4 करोड़ रुपए होते हैं, लेकिन 4 करोड़ हम नहीं कहते हैं, थोड़ा सुनना अजीब जैसा लगता है। लाख में ले रहे हैं तो लाख में क्या आ जाएगा, 400 लाख करोड़ हो जाएगा। तो वही नियम यहाँ पर होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। यहाँ पर हमारा क्या होगा, पहले यहाँ पर बात पूर्ण हो चुकी है, अब यहाँ से दूसरी 400 लाख की बात करेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, अब इसका क्या है, लाख शुरू हो रहा है, 400 लाख हो गया, 400 लाख। और करोड़ क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या है 7 जीरो लिए थे, उसको हम करोड़ में लेते हैं। तो कुल मिलाकर क्या है, इसको ऐसे लिखा जाता है अंकों में। तो ये बात हमें ध्यान देनी होती है। तो ये बात कर रहे थे कि अर्थव्यवस्था में क्या है, यहाँ पर भारतीय छात्रों का 7.6 अरब डॉलर लिखा गया है। अब इसको कहेंगे कि आप भारतीय रुपये में लिखो तो कितना होता है, तो 7.5 अरब की यहाँ पर बात हो रही है। तो इसको कैसे रुपये में लिखेंगे, कैसे को कन्वर्ट करेंगे, कैसे परिवर्तन करेंगे, ये हमें आना चाहिए। तो कुल इस जानकारी को ले लें। सूचना, भारतीय छात्रों ने वाशिंगटन से यहाँ पर सूचना आती है, भारतीय छात्रों ने 2019 से 2020 शैक्षणिक वर्ष के दौरान अमेरिकी अर्थव्यवस्था में 7.6 अरब डॉलर का योगदान दिया। हालांकि इस अकादमिक वर्ष में इनकी संख्या 4.4% कम होकर 1,93,124 रह गई। अमेरिका के स्टेटस ब्यूरो ऑफ एजुकेशन एंड कल्चर अफेयर्स मंत्रालय और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में लगातार 5वें साल एक शैक्षणिक वर्ष में 10 लाख से अधिक 10,75,496 अंतर्राष्ट्रीय छात्र आए। हालांकि 2019-2020 में अकादमिक वर्ष में अमेरिका में विदेशी छात्रों की संख्या में मामूली गिरावटी 1.8% आई गई, तो गिरावट भी आई। आइए, ये तो खैर केवल जानकारी थी और यहाँ पर अपनी बात पूर्ण करते हैं। आइए पाठशाला के द्वितीय भाग की ओर पेश करें। तो ये बात हमने समझ ली है। अब हम पाठशाला के द्वितीय भाग पाठ्यक्रम पाठ
पाठ्य चर्चा पर आइए प्रवेश करें। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी, स्नातक प्रथम वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र और विषय है संस्कृत साहित्य की 25वीं पाठशाला। व्यक्त करता है SL 102 नीति काव्य व्याकरण अनुवाद। नीति काव्य समझ लिया है, व्याकरण को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। व्याकरण शब्दों का कैसे व्याह होता है इसको हम देख रहे थे यहाँ पर। उसी क्रम को लेते हैं और ये आज क्या होगी, इसकी अंतिम इकाई होगी। उसके बाद फिर तृतीय खंड की ओर हम प्रवेश करेंगे। तृतीय खंड का होगा अनुवाद। सामान्य नियम, लकार, विभक्ति, कारक एवं वाच्य को समझने का हम प्रयास करेंगे। ये कल हम तृतीय खंड में प्रवेश करेंगे। तो कहने का मतलब द्वितीय खंड की आज अंतिम इकाई, चौथी इकाई को आइए समझे। संधि प्रकरण के अंदर सूत्रों की आइए आज व्याख्या करेंगे। जो संधि प्रकरण था उसमें सूत्र आए थे, उन सूत्रों को थोड़ा व्याख्या, उनको विस्तार से जानेंगे, विस्तृत से समझेंगे। पहले प्रस्तावना, दूसरा अर्थ प्रतिपाद्य। वही संधि प्रकरण के सूत्रों की जो सूत्र हैं उनका अर्थ और प्रतिपाद्य क्या होता है। उद्देश्य, प्रस्तावना, उद्देश्य, अर्थ, प्रतिपाद्य। चौथा सूत्र ये दिए गए हैं हमको। पहला सूत्र है अलिंग गुण, दूसरा है उपदेशे अजनुनासिकः इत। दूसरा सूत्र, पहला अलिंग गुण, दूसरा उपदेशे अजनुनासिक इत। तीसरा सूत्र है वृद्धि रादेच। तीसरा है उपसर्गः क्रियायोगे। चौथा सूत्र हो गया। पांचवा है भूवादयो धातवः। छठा है अचो अंत्यादि टी। सातवां है चादयो सत्तवे। ये हाँ समझना बात। उसका यहाँ पर मात्रिक यहाँ पर बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पर चादयो यहाँ पर जो लिखा है, हम कह रहे हैं कि यहाँ पर इस रूप में लिखा गया है। इसको समझने की हमने बात की थी इससे पहले की मैं जो पहला जो प्रश्न पत्र था उसमें मैंने समझा था। वहां पर जब छंदों को समझ रहे थे तो हमने वहां पर कहा था, जब मैंने मात्रिक समझा आर्या जो समझा था, एक मात्रिक छंद वो था आर्या था, उसको हमने समझने का प्रयास वहां पर बात की थी, जिक्र किया था कि मात्रिक मैंने कहा था कि एक मात्रिक और द्विमात्रिक। एक मात्रिक को खड़ी लाइन, एक केवल खड़ी लाइन से, द्विमात्रिक को हम एस की तरह से व्यक्त करेंगे, चिन्ह से व्यक्त करेंगे। आप इसको समझने के लिए हमने कहा था कि कक्ष आपने नाम सुना, कक्षा आपने नाम सुना है क्लास, उसमें हम कक्ष की बात करते हैं। तो कक्ष में जो क है तो ठीक हो गया, लेकिन जो पीछे सौ जो है वो किससे मिलता है, क और सौ से मिलता है। तो क वाला इस संज्ञा वाला है, सौ है, तब जाके है सौ मिलता है। तो कक्ष में क्या होता है कि क तो पहला ठीक ही है, लेकिन अगला जो सौ है वो क्या है, क और सौ से मिलकर बनता है। तो क्योंकि क है, क में भी क्या है, उसमें अ छुपा पड़ा है, तो क में भी अ छुपा पड़ा है, और ये क, अब दोनों क क्या हो गए, इत संज्ञा हो चुके हैं। उनका नाम इत संज्ञा वाले इत नाम वाले हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर भी अ हमने बाहर कर दिया है, क्योंकि क इत संज्ञा वाला क प्लस अ करा प्लस क इत संज्ञा वाला पहले से था यहाँ से, क्योंकि सौ क और सौ से मिलकर बना हुआ था। तो इसको हमने दोनों का क्या करा, अलग कर दिया। तो यहाँ पर दो क आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर इसको दीर्घ क्या करेंगे, इसको ऐसे में दिखाएंगे, अर्थात ये क्या है, गुरु है, दीर्घ है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, एक मात्रा में केवल एक बार, जैसे 100 है, 100 में 100 और अ है, तो इसमें केवल अ एक बार आया है, तो इसलिए इसको एक खड़ी लाइन से दिखाएंगे। इसलिए इसको कहेंगे एक जो है 100 जो है एक मात्रिक है, और ये दो मात्रिक है, द्विमात्रिक है, इसलिए कहेंगे लघु और दीर्घ इसको कहा जाता है। ये बात समझना है। उसके बाद हमने 7वां सूत्र था चादयो सत्तवे, उसका 8वां है प्रादयः, 9वां है तस्य परमामृदितम, 10वां है दूराद धूते च। उसका कुछ बातें हैं लौकिक संस्कृत भाषा और वैदिक संस्कृत भाषा क्या होती है, कल हमने समझने का प्रयास किया था। प्रातिपदिक और टी क्या है ये भी समझने का प्रयास। निपात पद, और हमने कहा था कि पद जो होते हैं सुबंत और तिगंत होता है। सुबंत में हमने कहा था कि क्या है, सुबंत में 21 प्रत्यय आते हैं, और सुबंत में क्योंकि सुप जो है पहला प्रत्यय आता है, इसलिए इसका नाम सुबंत कहा। और तिगंत क्योंकि पहला ती पे प्रत्यय आता है, इसलिए इसको तिगंत हमने इसको नाम दिया। तो सुबंत और तिगंत दोनों को मिलाकर, सुबंत में क्या थे 21 प्रत्यय थे, और तिगंत में 18 प्रत्यय थे, तो दोनों का योग करें 21 + 18 तो 39 प्रत्यय होते, ये हमें ख्याल रखना चाहिए। इसके बाद हमने कहा था कि अष्टाध्यायी क्या होता है। अष्टाध्यायी क्या है, बात तो हम कर रहे हैं अष्टाध्यायी की बात, लेकिन व्याकरण में सबसे पहले योगदान क्या है, अष्टाध्यायी के द्वारा ही दिया गया है। और अष्टाध्यायी क्या है, किताब का नाम है। इसके जो किताब है, किताब का रचना करने वाले व्यक्ति जो है वो है
पाणिनि। अब यहाँ पर अष्टाध्यायी लिखा है, लेकिन इसको अष्टाध्यायी तो हम कह रहे हैं, लेकिन इसको अगर तोड़ें, क्योंकि हम यहाँ पर व्याकरण की बात कर रहे हैं, तो इसका भी तो व्याकरण हुआ है जी, इसका भी तो व्याह हुआ है। कैसे हुआ है? अष्ट प्लस अध्याय से, और अष्ट मतलब होता है 8। तो यहाँ से ये समझ में आता है कि जो मित्र पाणिनि हैं उनने अष्टाध्यायी में मतलब 8 अध्याय दिए हैं। ये नाम से समझ में बात आ रही है हमको, क्योंकि यहाँ पर अष्टाध्यायी मतलब 8 अध्याय जिसमें हो ऐसी किताब, उस किताब का नाम है अष्टाध्यायी। और मित्र पाणिनि, तो मित्र पाणिनि ने बता दिया कि क्या है, अष्टाध्यायी, इसमें 8 अध्याय उन्हें दिए हैं, ये बात है। और अष्ट प्लस अध्याय, और यहाँ पर अष्ट में अ है और यहाँ पर अ है, दोनों अ से दीर्घ संधि बनता है, आ बनता है, अष्टा अध्याय बन जाता है। क्या बन जाता है? अष्टा अध्याय बन जाता है। लेकिन अष्टाध्याय कुछ नाम ठीक जैसा नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, अष्टाध्यायी का है, तो इसको लोग समझने के लिए हमें जैसा कहते हैं कि कुमार और कुमारी कहते हैं, क्योंकि किताब क्या है, स्त्रीलिंग है, इसलिए इसको हम अष्टाध्यायी न करके अष्टाध्यायी कहेंगे। क्या कहेंगे? अष्टाध्यायी न करके अष्टाध्यायी कहेंगे। तो ये क्या है, लिंग है यहाँ पर, इसलिए स्त्री किताब यहाँ पर क्या है, स्त्रीलिंग है, इसलिए उसको अष्टाध्यायी कहते हैं। तो ये बात हमें समझ में आ गई अष्टाध्यायी क्या है। और अष्टाध्यायी आज से क्या है, 1500 वर्ष पूर्व की बात है, 6वीं शताब्दी की ये बात है। अभी 21वीं शताब्दी चल रही है। कैसे चल रही है? शताब्दी मतलब होता है 100 साल। 20 गुणा 100 करते हैं तो 2000 बनता है, और प्लस 20 करते हैं तो क्या होता है, 20 बनता है। तो 2020 ऐसे हम यहाँ पर लिखते हैं, कहते हैं यहाँ पर 2020 है, 19 नवंबर 2020। ये 2020 कैसे है? ऐसे है ये, और एक ग्रेगरी कैलेंडर के हिसाब से होता है। 2020 ही होगा ये नहीं है, इसलिए ज्यादा तो वैसे विक्रम संवत होता है, 2074-75 चल रहा है, इससे आगे भी टाइम होता है। लेकिन क्योंकि कैलेंडर हम लोग ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से हम समय को बांटते हैं, तो इसलिए इसको ज्यादा लेते हैं। और इससे पहले ज्यादा विक्रम संवत होता है, 54 साल का अंतर है इस ईसा के और विक्रम के बीच में। कितने अंतर का है? 54 साल का अंतर होता है, ये हमें ख्याल रखना चाहिए। तो इसलिए 54 साल पहले ही ज्यादा मतलब ज्यादा क्या होता है, वो विक्रम संवत होता है। उसके बाद क्या है, ईसा 54 साल के बाद आए, इसलिए इसको हम ग्रेगोरियन कैलेंडर से कहते हैं। तो इसलिए 2020 मतलब क्या हो गया कि मतलब 20 शताब्दी हो चुके, 21वां चल रहा है, इसलिए 21वीं शताब्दी हम कहते हैं, 21वीं सदी हम इसको कहते हैं। ये बात हमें समझनी है। और यहाँ पर एक आता है अव्ययी, एक शब्द यहाँ पर आता है अव्ययी। अ माने होता है व्यय, व्यय आप नाम सुना होगा, व्यय और आय, इनकम और पेमेंट, आय और व्यय। आय मैंने होता है कि आना, इनकम होना, और व्यय मतलब होता है पेमेंट मतलब भुगतान, मतलब जाना, मैंने खर्च। तो यहाँ पर अव्ययी एक शब्द आता है, अ मैंने नहीं, व्यय मैंने जिसका मतलब व्यय न हो, जिसका खर्च न हो, वो अव्यय कहलाता है। तो अव्यय क्या है? जो तीनों, जिसमें तीनों लिंग, सभी व्यक्ति और सभी वचनों में क्या होगा, जहां पर विकार नहीं होता है, वह अव्यय कहलाता है। क्या कहलाता है? अव्यय कहलाता है, व्यय। तो वहां पर व्यय नहीं होता है, अव मैंने नहीं, व्यय नहीं, जहां पर कुछ व्यय नहीं होता है, मतलब जहां विकार उत्पन्न जहां पर नहीं होगा, चाहे लिंग तीनों हो जाए, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग या नपुंसकलिंग, तीन कोई लिंग होगा तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। और सभी व्यक्तियां, 7 व्यक्तियां, कोई भी व्यक्ति हो, वचन कोई भी 3 वचन, कोई वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, जो तीनों वचन है उसमें भी क्या होगा, विकार जहां पर नहीं होता वह अव्यय कहलाता है। बाकी श्रवण बीच में स्वाध्याय यूट्यूबदार, प्रस्तुति भूमन ज्योतिष पाठशाला, प्रस्तुतकर्ता ज्योतिर्मय, ध्येय ज्योतिर्गमय, 19 नवंबर 2020। आइए पुस्तक के माध्यम से लें बात को। पुस्तक के माध्यम से यहाँ पर बात आती है कि संधि प्रकरण के अंतर्गत संज्ञा सूत्र की व्याख्या को हम समझेंगे। विश्वविद्यालय ने इसकी क्या है, रूपरेखा पहले तैयार की गई है। रूपरेखा है प्रस्तावना, उद्देश्य, संधि प्रकरण और संज्ञा सूत्र अर्थात प्रतिपाद्य। संधि प्रकरण के अंतर्गत संज्ञा सूत्र, सारांश, शब्दावली, अध्याय प्रश्न के उत्तर, संदर्भ अंत सूची, सारे उपयोगी पाठ्य सामग्री, निबंधात्मक प्रश्न। ये क्या, इसकी रूपरेखा मैंने तैयार की है इकाई में प्रवेश करने से पहले। हम इससे पहले इसके अंदर हम क्या देखेंगे, उसको पहले यहाँ पर रूपरेखा ने तैयार की है इकाई की, यूनिट की। इसमें बात समझेंगे, प्रस्तावना में बात की है, ज्यादा विस्तार से बात नहीं की है, यही है। पहले से पहले जो समझाता उसको जिक्र करते हैं और कहते हैं कि ये क्या है, 9वीं इकाई है पूरी, अगर उसकी बात करें। और वैसे क्या है, इस खंड की है 4थी इकाई है। उद्देश्य यहाँ पर 11 उद्देश्य लिए हैं। संधि प्रकरण और संज्ञा सूत्र अर्थात प्रतिपाद्य। संधि प्रकरण के अंतर्गत जो है संज्ञा सूत्र, उन सूत्र को यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद अगला आता है, वही सूत्र यहाँ पर दिए हुए हैं, ये बात हमें समझनी है। ये 10 सूत्र यहाँ पर जो दिए, इसको हमें समझना है। ये अव्यय बता दिया, अष्टाध्यायी बताया। अष्टाध्यायी क्या है?
पाणिनि के द्वारा विरचित महान ग्रंथ अष्टाध्यायी भारत भाषा संरचना संबंधी विश्व का प्रथम ग्रंथ है। इसकी रचना लगभग 6वीं शताब्दी में हुई। इसमें कुल 8 अध्याय हैं, प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद हैं। इस ग्रंथ में सूत्रों की संख्या लगभग 4000 के करीब है। ये बात हमें समझिए। ये शब्दावली हो गया, ये इसके अभ्यास प्रश्न का उत्तर हो गया। संदर्भ ग्रंथ उपयोगी पाठ सामग्री, निबंधात्मक प्रश्न, संधि के अंतर्गत संज्ञा विधायक सूत्रों पर विस्तृत हमें निबंध लिखना है, टिप्पणी करनी है। प्रगृह्य संज्ञा, गुण एवं वृद्धि संज्ञा पर हमें क्या करनी है, टिप्पणी करनी है। तो ये बात हम समझें। आइए इसको समझिए। इससे पहले कल हमने बात की थी कि क्या है टी, क्या है। हमने यहाँ पर टी को समझना है कि टी जो है, टी क्या है। कल हमने लौकिक संस्कृत और वैदिक संस्कृत भाषा तो समझ लिया। हमने कहा कि लौकिक संस्कृत भाषा उसे है साहित्य, वैदिक संस्कृत भाषा साहित्य के अनंतरम प्रयुक्त संस्कृत भाषा, उसमें लिखित लौकिक संस्कृत भाषा साहित्य के नाम से जाना जाता है। मतलब लौकिक और वैदिक, लौकिक भाषा जो है वर्तमान की भाषा, वर्तमान की जो संस्कृत भाषा है, लेकिन उससे पहले जैसे वेद पुराण जो इत्यादि लिखे गए, जो मनुष्य के द्वारा लिखा गया, वो क्या है, वैदिक संस्कृत भाषा कहलाती है। वो ये बताने का प्रयास, जहाँ पर साहित्य आता है, मंत्र आता है, ब्राह्मण साहित्य, वेद जो आते हैं वो सब इसमें आते हैं, वैदिक संस्कृत भाषा में आते हैं। और ये लौकिक भाषा मतलब जो वर्तमान में जो हमारी भाषा है उसको बात कहते हैं लौकिक कहते हैं, इसलिए इसका नाम लौकिक दिया है और उसका नाम वैदिक दिया है। दोनों भाषा का यहाँ पर बताया है। अगर है प्रातिपदिक का मतलब होता है मूल शब्द, प्रतिपदिक कहलाता है इसका। प्रातिपदिक का मतलब है मूल शब्द, प्रतिपदिक कहलाता है। पाणिनि के अनुसार धातु, प्रत्यय और प्रत्यय यांत को छोड़कर अर्थमान शब्द स्वरूप की प्रतिपदिक संज्ञा होती है। इसका मतलब प्रतिपदिक नाम होता है। इसके अतिरिक्त क्या है, कृत प्रत्ययंत तद्धित युक्त समास की भी क्या है, प्रातिपदिक संज्ञा, मतलब प्रातिपदिक उनका नाम होता है। टी क्या होता है, अचों या स्वरों में जो अंतिम स्वर है वह आदि में जिसके उस समुदाय की टी संज्ञा, टी नाम होता है। जैसे मनस में म, अ और श के अंतर्गत 2 प्रकार हैं, परंतु अंतिम आकार श से ठीक पहले है, अर्थात श के आदि में है, अतः अश की क्या जाएगी, टी संज्ञा, मतलब टी नाम से उसको कहेंगे। तो टी क्या होता है, टी में यही कह रहे हैं कि जैसे हमने मनस कहा, तो मनस में जो श है, श से ठीक पहले, श के आदि में मतलब पहले में अंतिम आकार जो है, अंतिम आकार जो है वो क्या है, श से ठीक पहले अर्थात श के आदि में है ना। यहाँ पर नो में अ है जो, वो क्या है, इसके आदि में था, पहले में है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, तो श के आदि में है, अतः इसका अश की क्या हो जाएगी, जो अश जो लिखा है वो क्या हो जाएगा, वो टी संज्ञा कहलाएगा। अब यहाँ पर मनस लिखा, क्यों हमने कहा था कि नो क्या है, व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, लेकिन नौ में जो कॉन्सोनेंट जो व्यंजन जो होते हैं उसमें क्या होते हैं, स्वर छिपे हुए होते हैं। उसमें स्वर मतलब क्या, उसमें अ छुपा होता है। जैसे आप यहाँ पर नौ कह रहे हैं, नौ में अ छुपा बड़ा होता है, तो इसलिए वही यहाँ पर नौ में इनकी जो हमारे मनस में जो बता रहे हैं कि नौ अ है और पीछे सौ इत संज्ञा वाला है, तो यहाँ पर जो अश जो बना, जो अस जो हम कह रहे हैं वो टी संज्ञा वाला कहलाएगा, टी नाम से वो जाना जाएगा। तो अ और सौ जो है क्या है, टी संज्ञा वाला। और क्योंकि यहाँ पर जो पीछे शौ है, शौ में भी पूरा शौ नहीं है, उसमें अ है ही नहीं, इसमें अ नहीं है, इसमें यहाँ से अ ले रहे तो अश क्या कहलाएगा, टी संज्ञा कहलाएगा। तो टी संज्ञा में ये अंतर होता है। निपात जो है, निपात में कहते हैं कि द्रव्य भिन्न अर्थों में वर्तमान चौ आदि की निपात संज्ञा होती है। चौ, वा, ह इत्यादि 44 शब्दों की गिनती संज्ञा प्रकरण में उपलब्ध है, ये हमें समझना है। इसके अतिरिक्त प्र आदि 22 उपसर्ग की निपात संज्ञा होती है। और यहाँ पर समझे कि जैसे प्रकृति कह रहे हैं, कृति में जो प्र शब्द लगा है, ऐसे 22 उपसर्ग होते हैं, और जो 22 उपसर्ग है उसकी संख्या क्या होती है, उसका नाम क्या होता है, उन 22 उपसर्गों को हम निपात नाम से जानते हैं। तो ये निपात जो है, ये निपात के अंतर्गत बात आती है, जो उपसर्ग होते हैं। और उपसर्ग कितने हैं, 22 उपसर्ग हैं। उपसर्ग 22 हैं, यानी कि निपात, और पद जो है कितने हैं, 39 हैं। प्रत्यय क्या है, 39 हैं, और उपसर्ग कितने हैं, 22 है। तो ये हमें उपसर्ग, और ये हमें समझना, उपसर्ग जो मतलब क्या है, शब्द के आगे से बने लगता है, आदि में जो लगता है, जैसे प्रकृति, कृति में आगे प्र लगा, उसकी हम बात करते हैं। तो ये बात हमें समझनी है। तो ये तो कल की बात समझने था, वो जो कल की जो इकाई थी उसमें समझा। आज की इकाई में समझे
आज की इकाई में हम संज्ञा सूत्र और अर्थ प्रतिपादित। अर्थ में क्या था, संज्ञा प्रकरण की इकाई स्वर संधि में आप जान चुके हैं संज्ञा और स्वर से आप क्या तात्पर्य है। संज्ञा का मतलब होता है अभिधान या नाम। संज्ञा मतलब होता है नाम। संज्ञा संस्कृत शब्द है और नाम हिंदी शब्द है। व्याकरण साहित्य की रचना के आरंभ में कुछ तकनीकी शब्दों का नाम निर्धारित किया जाता है। ऐसा अष्टाध्यायी के आरंभ में किया गया है। सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी आदि परक व्याकरण के ग्रंथों में संज्ञा सूत्र सर्व संपूर्ण ग्रंथों में आवश्यकता के अनुरूप उपलब्ध होता है। ये बात हमें समझनी है। अदेंग गुण संज्ञा सूत्र, इसका मतलब होता है अ, ए तथा ओ की गुण संज्ञा होती है। इसे जानने के बाद आप आद गुण से इस वर्ण का विधान हो पाता है। इन संज्ञा सूत्रों के अतिरिक्त संधि प्रकरण में अन्य संज्ञा सूत्र भी आते हैं। टी, प्रगृह्य, इत इत्यादि जो संधि प्रक्रिया के क्रम में अपना योगदान देते हैं। ये हम समझने का संधि प्रकरण के अंदर जो सूत्र आए थे उसको यहाँ पर लेंगे। आइए संधि अगला जो चरण है वो है संधि प्रकरण के अंतर्गत संज्ञा सूत्र। पहला आता है अदेंग गुण। अदेंग में क्या आता है, अत एंग च गुण संज्ञक स्यात्। अत ह्रस्व अकार तथा एंग मतलब ए तथा ओ की गुण संज्ञा होती है। ये हमें समझना रखना चाहिए। ध्यान देने योग्य ये बात है कि अत से तात्पर्य केवल ह्रस्व आकर का है। जिस भी मतलब आकार से है, केवल क्या है, ह्रस्व आकार से है। जिस भी स्वर के साथ तो जुड़ जाता है उससे केवल उसी का बोध होता है। यहाँ अत में अ के साथ तो जुड़ा है, अतः केवल ह्रस्व आकार का बोध होगा। किंतु यदि आत शब्द का प्रयोग होगा तब दीर्घ आ का बोध होगा, ह्रस्व आकार का नहीं। इसी बात को समझने के लिए पाणिनि ने तप इस्त तत्कालस्य सूत्र के माध्यम से समझाया है। अगला सूत्र आता है उपदेशे अजनुनासिक इत। अगला सूत्र में उपदेशे अनुनासिको अज इत संज्ञः स्यात्। प्रतिज्ञानुनासिक्या पाणिनीयाः लण सूत्र स्थान वर्णे उच्च चार्यमाणो रेफो रलयो संज्ञा। कहते हैं जो अच मतलब स्वर उपदेश अवस्था में अनुनासिक को उसकी इत संज्ञा होती है। अनुनासिक का बोध पाणिनि के कथन से ही संभव होता है। लण सूत्र में स्थित अवर्ण के साथ उच्चारित र और ल की क्या है, अनुनासिक नाम से जानेंगे, अनुनासिक संज्ञा से कहेंगे उसको। यहाँ तात्पर्य है कि अनुनासिक अच स्वर की इत संज्ञा होती है। लेकिन कह रहे हैं कि कुछ अनुनासिक स्वर का ज्ञान कैसे हो, इसका उपचार के लिए पाणिनि के द्वारा जिस स्वर का अनुनासिक दिया गया है वही अनुनासिक हम मान लेते हैं। इसी समझने के लिए यही बताने का प्रयास यहाँ पर किया गया है सूत्र से। रौ प्रत्याहार में र और अ जो है इसके माध्यम से रकार और लकार का बोध होता है। रौ प्रत्याहार में हय वरट से रकार तथा लण से लकार उत्तरवर्ती आकार लिया गया है, क्योंकि पाणिनि ने ल और अ, ल इत संज्ञा वाला ल, अ ऋणों में आकार को अनुनासिक माना है। अतः इसकी अ की क्या हो जाएगी, इत संज्ञा वाला इत नाम के सूत्र के अनुसार यहाँ पर अ उपदेश है, क्योंकि पाणिनि के द्वारा प्रोक्त और अनुनासिक स्वर भी है। इसी प्रकार रामशु में स और उ का उकार अनुनासिक है। राम शुभ में सकार का उकार अनुनासिक नहीं है। पहले उकार की इत संज्ञा होती है तथा दूसरे में उकार की इत संज्ञा नहीं होती। ऐसा इसलिए संभव होता है क्योंकि पाणिनि ने सुनिश्चित कर दिया है कि पहला उकार अनुनासिक, दूसरा उकार अनुनासिक नहीं है। अगला सूत्र है वृद्धिरादैच। आदैच वृद्धि संज्ञा स्यात्। आत आकार तथा एच आई और औ की वृद्धि संज्ञा होती है। आत में आ के साथ तो है, अतः केवल दीर्घ आकार का बोध होता है, ह्रस्व आदि का नहीं। ये हमें साथ रखना है। अगला आता है चौथा उपसर्गः क्रिया योगे। प्रादेह क्रिया योगे उपसर्गः संज्ञा स्यु। इसमें क्या होता है, प्र प्रा आदि क्रिया के योग में उपसर्ग हो तो प्र आदि की संख्या जो है 22 है, जो इस प्रकार से बताएं। आप बताएं, देखिए 22 उपसर्ग कौन कौन से होते हैं। पहला प्र, जैसे प्रकृति में प्र लगा तो प्र क्या है, उपसर्ग है। ऐसे अगले पूरे 22 कौन कौन से हैं उसको समझें। प्र, परा, अप, शम, अनु, अव, निश, निर, दुष, दुर, वी, आंग, नी, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि और उप। जैसे पर्यावरण कहते हैं ना, पर्यावरण में परि जो है क्या है, उपसर्ग है। जैसे हम कहते हैं कि
अतिशयोक्ति हो रही है, अतिशयोक्ति, संयोक्ति में जो अति है वो भी क्या है, उपसर्ग है, ऐसे हमें समझना है। तो कितने होते हैं उपसर्ग के, आते हैं 22 होते हैं, ये हमें ख्याल रखना है। अगला सूत्र आता है भूवादयो धातवः क्रियावचिनो भवादयो धातु संज्ञा स्युः। क्रियावाचक भू आदि की धातु संज्ञा हो, कि आदि धातु संज्ञा हो तो भू आदि को धातु पाठ में परिगणित किया गया है, क्योंकि धातु पाठ का पहला धातु भू है, इसलिए यहाँ सूत्र में भू आदि का कहा गया है। क्रियावाची कहने से पृथ्वी वाचक भू आदि शब्द की धातु संज्ञा हमें, संज्ञा मतलब धातु से नाम जो है उससे हमें लेना है। भू में भी क्या होता है, भूमि होता है, पृथ्वी होता है, इसलिए इसको वहां से वाहनवाचक नहीं लेना, ये पहले हमें क्या कहते हैं, सावधान कर दे रहे हैं। अगला आता है छठा सूत्र अचोन अंत्यादि टी अंचाम मध्ये ओन्तयः सह आदिर यस्य तत्संज्ञक स्यात्। अचो मतलब स्वरों में जो अंतिम स्वर है वह है आदि में जिसके उस समुदाय की टी संज्ञा हो, इसको कहते हैं अचोन अंत्यादि टी। और टी हमने क्या कहा पहले बता दिया, टी किसे कहते हैं, टी हमने क्या था, टी किसे कहते हैं, टी में अचो या स्वर में जो अंतिम स्वर हो और आदि में मतलब पहले में जिसमें क्या हो उस समुदाय की टी संज्ञा हो जाती है। आदि में जिसकी मतलब आदि मतलब पहले में जो उसकी टी संज्ञा होती है। जैसे हमने कहा था मनस में कहा था, तो मनस में जो नौ जो था, पीछे सौ जो था वो क्या था, सौ इत वाला संज्ञा सौ है, उससे पहले नौ में भी अ है, तो अश जो क्या बन जाएगा वो टी नाम से जाना जाता है, ये हमें समझना है। छठा सूत्र, सातवां सूत्र है चादयो असत्त्वे अद्रव्यार्थार्थश्च आदयो निपातः स्युः। कहते हैं कि द्रव्य विभिन्न अर्थ में वर्तमान च आदि की क्या होती है, निपात संज्ञा होती है, निपात नाम से इसको हम जानते हैं। लिंग संख्यान वयित्वहम द्रव्युतम, अर्थात जिसमें लिंग और संख्या का अन्वय होता है उसे द्रव्य कहते हैं। द्रव्य किसे कहते हैं, ऐसे द्रव्य भिन्न अर्थों में वर्तमान चो आदि की निपात संज्ञा मतलब निपात नाम से हो। निपात में लिंग और संज्ञा का अभाव होता है, यही कारण है कि निपात अव्यय की कोटि में आता है। किस में आता है, अव्यय में आता है, मतलब वहां पर कुछ भी व्यय नहीं होता है। और मैंने नहीं व्यय मैंने खर्च, कुछ भी यहाँ पर उसका खर्च नहीं होता है, तो उस क्लास के कौन सी कोटि में कौन सी श्रेणी में आता है, अव्यय की श्रेणी में आता है। कौन, ये जो क्रम है निपात। च आदि निपात निम्नलिखित हैं। जैसे निपात के कितने होते हैं, चौ होता है, चौ मैंने और, वा मैंने विकल्प, ह मैंने प्रसिद्धि, अह मैंने पूजा, एव ही एवं ऐसा, नूनम निश्चय, शाश्वत मैंने निरंतर, लगातार, सनातन सनातन लगातार जो होता है उसको बता रहे हैं। युगपद मतलब एकदम, भूमस, फिर ये क्या है, पूरे 44 क्या दिए गए हैं, निपात दिए गए हैं। ये पूरा क्रम यहाँ पर दिया गया है, पूरे 44 इनको क्या दिए, निपात दिए गए हैं। जिसका मतलब क्या होता है, स्वाहा मतलब होता है देवदान, स्वधा मतलब होता है प्रतिदान, अथ मतलब होता है प्रारंभ, तो किल मन प्रसिद्ध होता है, सम इसमें मन होता है भूत, ये सब, हंत मन होता है हर्ष विषाद, यावत मैंने जितना, तावत मैंने उतना, हंत मैंने हर बता दिया। तो ये ऐसे क्या देखें, क्रम से पूरे दे रखे, ये निपात कहलाते हैं। और ये किसके निपात के अंदर आता है, अव्यय की कोटि में आता है, ये हमें समझना चाहिए। तो ये बात हमें दी गई। अगला सूत्र है, आठवां सूत्र है प्रादयः। प्र प्रा आदि 22 की निपात संज्ञा होती। प्र प्रा आदि जो 22 उपसर्ग हैं इसकी क्या होती है, इसकी निपात संज्ञा होती है। यही सूत्र में प्रादयः में बताया है। एते अपि तथा, क्या है, सूत्र संज्ञा में दिया गया। अगला सूत्र है तस्य परमाम रेंडितम, जिसमें ये सूत्र, अगला 9वां सूत्र है, इसमें बता रहे हैं कि द्विरूपतक्ष परमाम रेडितम संज्ञ स्यात्। जिसको दो बार कहा गया है उसके पर भाग की आम रेडितम संज्ञा हो। जैसे यहाँ पर कान नाम दिया है, तो यहाँ पर कान 2 बार प्रयोग हुआ है, दूसरे कान की आम रेडित संज्ञा, आम रेडित मतलब क्या होगा, नाम होता है, ये हमें समझना है। कान कानम, यहाँ पर 2 ना, कान कानम, तो यहाँ पर दूसरा क्या है, वो आम रेडित नाम अर्थात संज्ञा होती है। अगला 10वां सूत्र है
दूरात् धूते च, अर्थात दूरात् संबोधने वाक्यस्य टे प्लुत होवा। दूर से संबोधन मतलब पुकारना, संबोधन मतलब पुकारना, पुकारने में प्रयुक्त वाक्य के टी को पलुत मतलब क्या होता है? तीन, ह्रस्व दीर्घ और पलुत मतलब तीसरा। नाम हो तो हो विकल्प से, ये क्या कहलाता है? दूरात् धूते च, दूरात् संबोधने वाक्य से टे पलुत होवा, पलुत जहां पर हो उसको कहते हैं, विकल्प होना चाहिए। पलुत संज्ञा, पलुत नाम से विकल्प हो। यहाँ दूर से तात्पर्य जहां से सुनाने के लिए जोर से बोलना पड़े है, इसे समझना है। जैसे आगच्छः कृष्णः अत्र गोश्चरति, यह वाक्य दूर से पुकारने कहते हैं, अरे सुन रहा है, हेलो सुन रहा है, ऐसे ही दूर से पुकारने के लिए उसको हम संबोधन कहते हैं। तो कह रहे हैं कि आगच्छः कृष्णः, एक वाक्य यहां पर दिया गया है, आगच्छः कृष्णः अत्र गोश्चरति, यहां पर दिया है। तो कृष्ण के ये यहां पर उपयुक्त दूरात् धूते च, दूरात् संबोधने वाक्यस्य टे प्लुतो वा दिया गया है। तो यहीं पर 10 सूत्र दिए हैं और यहीं पर बात क्या होती है? पूर्ण हो जाती है। सारांश बात यहाँ पर दी है। संज्ञा का अर्थ मतलब होता है नाम या अभिधान। तो संज्ञा संस्कृत शब्द है, नाम उसको हिंदी में कहते हैं, जो हिंदी में समझ में, अगर संस्कृत है क्योंकि हिंदी से समझ रहे हैं तो संज्ञा को अलग तो नहीं है। जो हम संज्ञा नाम विकास कहते हैं तो वो भी संज्ञा में नाम अर्थात अक्षरों की बात हम करते हैं, अक्षरों का ज्ञान उसको कितना है उसके हम जान, उससे क्या अर्थ उसके संज्ञान अर्थ उसका संज्ञान मतलब उसके शब्दों जो अक्षरों का ज्ञान है उसको क्या करते हैं? तलाश करते हैं कि उसको पता करते हैं उसका है कितना उसके पास शब्दों का ज्ञान है। तो संज्ञा का अर्थ है नाम या अभिधान होता है। संधि प्रकरण के अंदर हमने अनेक संज्ञा विधायक सूत्र होते हैं। अतः ह्रस्वकार ए तथा ओ की गुण संज्ञा होती है। जो अच स्वर उपदेश अवस्था में अनुनासिक को उसकी संज्ञा होती है। अनुनासिक का विधान पाणी की प्रतिज्ञा पर आधारित है। आकार तथा एच एच आई और औ की वृद्धि संज्ञा होती है। परपरा आदि क्रियाओं के योग से उपसर्ग संज्ञा होती है। और कितने 22 होते हैं। क्रियावाचक भू आदि की धातु संज्ञा होती है, हमें समझना चाहिए। अचो मतलब स्वरों में जो अंतिम स्वर है वो आदि में जिसकी उस समुदाय की टी संज्ञा होती है। टी संज्ञा में बताया था मनुष्य, मनुष्य में स्व क्या है? स्व लास्ट वाला स्व इत संज्ञा वाला है। उसके आगे नौ में अ जो है जो अश वो क्या कहलाएगा? टी संज्ञा कहलाएगा। तो ये हमें बताने का टी संज्ञा। 10वीं बात, द्रव्य भिन्न अर्थों में वर्तमान च आदि की निपात संज्ञा होती है। निपात के अंदर हमने बताया कि प्रत्यय आते हैं, अव्यय आता है। निपात जो है अव्यय की कोटि में आता है। अव्यय मैंने जिसका कोई व्यय, अव्यय नहीं व्यय मैंने खर्च, जिसका व्यय नहीं हो वो क्या करता है? अव्यय कहलाता है। तो ये बताया आगे। अगला क्रम आता है प्र आदि 22 को हम निपात संज्ञा कहते हैं। याद, निपात संज्ञा, निपात नाम से जानते हैं तो जो उपसर्ग है वो भी क्या है? निपात नाम से जाने जाते हैं। उसका दूसरा नाम, उपसर्ग का दूसरा नाम क्या है? निपात नाम है। प्र आदि कितने? 22 उपसर्ग होते हैं। जिसको दो बार कहा गया उसके पर भाग की आम रेडित संज्ञा होती है। आम रेडित नाम से इसको जानते हैं। दो बार जो कहा गया है। दूर से संबोधन से प्रयुक्त वाक्य को टी को की प्लुत संज्ञा होती है। दूर से संबोधन में प्रयुक्त वाक्य जो होगा उसमें टी, और टी हमने यहाँ पर बताया क्या है? टी नाम किसको कहते हैं? मनुष्य में औसत जो है वो किसी क्या हो जाएगी? प्लुत संज्ञा हो जाएगी। ह्रस्व दीर्घ पद तीसरा वाला स्थिति हो जाएगी। प्रगृह संबंधी संज्ञा विधायक सूत्र का सारांश आप इसमें हमने हम समझने में प्रयास कर लिया है। यहीं पर शब्दावली की बात दी है तो यहीं पर इकाई क्या हो जाती है? पूर्ण हो जाती है। कल से तृतीय खंड को प्रवेश करेंगे और तृतीय खंड जो रहेगा वो क्या रहेगा? तृतीय खंड रहेगा अनुवाद, सामान्य नियम, लकार विभक्ति, कारक और वाच्य को हम समझने का प्रयास करेंगे। मानना नहीं है, जानना, आनंद मोक्षपूर्वक जीवन जीना है। मेरी बातों को प्रेम पूर्वक शांति पूर्वक सुना, बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। अंत में सबके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें।